नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस परिपूर्णता क्लासेस में। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपने रीतिकाल पढ़ रहे थे और रीतिकाल को हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। आधे घंटे की क्लास ली थी और उसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी प्रारंभिक की, क्योंकि जो इसकी विशेषताएं थी, कैसे प्रारंभ हुई, क्या नामकरण था, वो सारी चीज़ें देख ली थी, है ना। तो आज की इस कक्षा में हमने यहाँ पर छोड़ा था कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिमुक्त कवियों को दो श्रेणियों में बांटा। एक तो आपके क्लासिकल कवि यानी कि शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर लिखने वाले कार्य करने वाले जो कवि थे वो क्लासिकल कवि कहलाए, और स्वच्छंद कवि कहलाए जो स्वतंत्र मनोवृत्ति के जो मनोवृत्तियों के आधार पर लिखे, उन्होंने इस आधार पर आपको स्वच्छंद कवि कहे। तो बच्चन सिंह ने ये रीति मुक्त कवियों को दो भागों में आपने बांटा। तो इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, हिंदी की रीतिकालीन आचार्यों के मुख्य श्रेणियां देखते हैं। तो हिंदी के लक्षण ग्रंथों आचार्यों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में आपको विभाजित किया गया है। कौन कौन से श्रेणियां हैं? तो पहली है उद्भावक आचार्य, यानी कि रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वे उद्भावक आचार्य कहलाए। तो पहले आपके उद्भावक आचार्य हैं। उद्भावक आचार्य कौन से थे? देखो, रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियों में तीन हम प्रमुख श्रेणी में बांटते हैं। पहला है उद्भावक श्रेणी। उद्भावक मतलब नाम से आपके पता चल रहा है कि जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसे क्या कहा? उद्भावक आचार्य कहेंगे। जैसे आपके देव, ठीक है। दूसरे आपके रहे वो हैं व्याख्याता। व्याख्याता आचार्य ये क्या थे? आपके जो रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया था, परंतु पूर्व स्थापित जो सिद्धांत थे उनकी व्याख्या की, और वे व्याख्या आपके व्याख्याता आचार्य कहलाए। जैसे कि आपके केशवदास हैं और चिंतामणि हैं, ये क्या थे? आपके व्याख्याता आचार्य थे। तीसरे कवि थे आपके कवि शिक्षक आचार्य। कवि शिक्षक आचार्य, नाम से पता चल रहा है इस श्रेणी में उन कवियों को शामिल किया गया जिन्होंने केवल सरस रूप से काव्य लेखन किया। जिन्होंने सरस रूप से आपके काव्य का लेखन किया वो इसमें आए। उदाहरण में आपके बिहारी जी। क्या है? बिहारी जी। तो हिंदी की रीतिकालीन काव्य की आपके जो आचार्य की मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आपके विभाजित किया गया है। पहले उद्भावक, जिन्होंने अपना कुछ आपके मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा वे जो व्याख्याता आचार्य वे थे जिन्होंने रीतिकाल में मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया, परंतु पूर्व में जो विस्थापित सिद्धांत थे उनकी व्याख्या की, तो व्याख्याचार्य कहलाए, और जिसके उदाहरण केशव और चिंतामणि है। कवि शिक्षक आचार्य, इस श्रेणी में उन कवियों को शामिल किया गया जो सरस रूप से काव्य लेखन किया करते थे। इनमें कौन है? आपके बिहारी जी हैं, ठीक है। तो पृष्ठभूमि की हम बात करें, हम जो ये प्रमुख रूप से आपके रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध ये कवि थे। इनका वर्गीकरण आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। इन तीन श्रेणियों को देखा, इनमें कौन कौन से आपके कवि थे ये देखा, और ये देखने के बाद आपके बच्चन सिंह के द्वारा जो दो आपने, एक तो क्लासिकल कवि और स्वच्छंद कवि देखे, फिर हिंदी साहित्य के में आपके रीतिकालीन आचार्यों की मुख्य श्रेणियाँ देखी। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं अपने डॉक्टर नगेंद्र जी। इन्होंने हिंदी साहित्य के में आपके हिंदी के समस्त आचार्य कवियों को कवि शिक्षक आचार्यों की श्रेणी में ही रखा है। हिंदी के जो समस्त आचार्य कवियों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है। इनके अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों और लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध कवि माने गए। तो इनका ये कहना था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के अंतर्गत देखें तो देखिएगा, साहित्य में रीति संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन है? तो साहित्य में अपने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। देखिएगा, हम कोई अपना काम करते हैं, हम किसी रीति से अपना काम करवाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं एक रीति रिवाज परंपरा से अपना काम हो, तो हम किसे बुलाएंगे? हम उसका प्रारंभ करने के लिए वामन की जगह आप याद कर लो बामन। हम किसे? बामन को बुलाएंगे और बामन से पूछकर अपना काम प्रारंभ करेंगे। तो आपके प्रवर्तक, रीति काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वामन कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक, आपके साहित्य में रीतिकाल संप्रदाय के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य में आपके रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं।
हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक देखें तो चिंतामणि। हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो शुरू में हमें क्या होती है, चिंता होती है, किस रीति से करना चाहिए काम। तो देखिएगा हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रवर्तक आपके देखे तो चिंतामणि त्रिपाठी है। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के परंपरा के प्रवर्तक आपके हिंदी साहित्य है। इस साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक कौन है, केशवदास। अब परंपरा आ रही तो परंपरा में क्या होता है, परंपरा से देखिए तो दासी क्या थे, परंपरा से चले आ रहे हैं। तो रीति ग्रंथों के परंपरा के प्रवर्तक कौन है, केशवदास। ठीक है। हिंदी साहित्य में रीति काव्य के सर्वप्रथम रचना आपकी रीति काव्य की आपकी बात करें, हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना है आपकी हित तरंगिणी। क्या है, हित तरंगिणी। लेकिन एक नोट देखें, यह आपकी रचना 1541 ईस्वी की कवि आपकी कृपाराम द्वारा लिखी गई और इसमें कुल 400 आपके छंद हैं। इसका विभाजन 5 तरंगों में किया गया है। यह ग्रंथ मूलतः नायिका वेद के विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया है। नायिका वेद के विवेचन के लिए उद्देश्य से लिखा गया है। 400 इसमें अब छंद है। हित तरंगिणी के लेखक कौन है, कृपाराम। 1541, 400 छंद। रीतिकाल साहित्य को ललित कलाओं का स्वर्णकाल कहा गया है। अगर हम बात करें ललित, सब ललित कलाएं हैं, ललित कलाओं का आपके स्वर्णकालीन के बारे में बात करें तो आपके रीतिकाल है। क्या है, रीतिकाल है। स्वर्णकाल किसका, ललित कलाओं का स्वर्णकाल क्या है, रीतिकाल साहित्य है। रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य लेखन की प्रमुख भाषा थी। रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य लेखन की प्रमुख भाषा थी। रीतिकाल में क्या है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा, पहले बता चुका हूँ। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर पुकारा। गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर किसने पुकारा, मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर पुकारा। देख लो, मार्कंडे, गुंडे और सौदेपन की हरकत। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यहाँ पर परंपरा देखने को मिली। रीतिकाल की प्रतिनिधि कवि कौन है, तो बिहारी जी। कौन है, बिहारी जी। प्रतिनिधि को आप लगभग सबका याद होना चाहिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कौन है, कवि बिहारी जी है। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का मुख्य आधार स्रोत आपके भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को माना गया है। श्रृंगार काव्य परंपरा का आपके मुख्य आधार है भक्तिकालीन कृष्ण जो काव्य थे वो। हिंदी के अलंकारों का विवेचन मुख्यतः संस्कृत के 2 ग्रंथों के आधार पर किया गया है। तो अलंकारों का जो विवेचन है मुख्यतः संस्कृत के 2 लक्षण ग्रंथों के आधार पर किया गया है। एक है चंद्रलोक, एक है कुवलयानंद। ठीक है ना, कुवलयानंद। तो देखिए चंद्रलोक इसका ग्रंथ है आपके पीयूष वर्ष जयदेव। चंद्रलोक जयदेव, कुवलयानंद और अप्पय दीक्षित। तो ये 2 आपके नाम याद होने चाहिए, चंद्रलोक पीयूष वर्ष जयदेव और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वय कहा जाता है। कवि जगन्नाथ दास, कवि क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कहा जाता है। किसको, जगन्नाथ। अब जगन का नाथ है, जगत का नाथ, वो क्या होगा, सीधी बात है भक्तिकाल और रीति, भक्ति और रीति का समन्वय होगा। आचार्य भरत मुनि के द्वारा स्वरचित नाट्य शास्त्र रचना में 4 अलंकारों का विवेचन हुआ है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक। उपरूप, यमदीप, रूप, यमदीप। ठीक है। तो 4 अलंकार नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना 713 ईस्वी में पुष्प कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर रचना मानी गई है।
कितने ठेठ पे ले गए हैं कि रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना 713 ईस्वी में पुष्प कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर रचना मानी है, परंतु यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हिंदी की रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहकर पुकारा। कविता का सौदागर बच्चन सिंह ने कहकर पुकारा आपके रीति काव्य जो कवि हुए उन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानतः श्रृंगार की ही रही, और इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख आपके हुए थे। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल पर्याप्त समृद्ध काल कहा जा सकता है। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल पर्याप्त समृद्ध काल कहा जा सकता है। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। जिसका खावे बाजरा उसका क्या एक है ना, जिसका आप नमक खाओगे उसी का ही गाओगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोद की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। आचार्य आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोद की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। रीतिकाल में नायक और नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने भानुदत्त द्वारा रचित रस मंजरी से विशेष प्रेरणा प्राप्त की है। यह भी याद रखने लायक फैक्ट है कि रीतिकाल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति आपके ग्रंथकार कवियों ने भानुदत्त द्वारा रचित रस मंजरी से विशेष प्रेरणा प्राप्त की है। रीतिकालीन के प्रमुख कवि केशवदास। अब हम पढ़ रहे हैं रीतिकालीन जो रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हुए उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम केशवदास के बारे में बात करेंगे। प्रमुख रूप से जो भी अपने रीतिकालीन कवि हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, बाकी को अन्य में फिट कर देंगे। तो चलिए, केशवदास जी का जन्म अपने हुआ था 1555 ईस्वी में। विक्रम संवत निकालना है तो 57 जोड़ देना बस। 1617 में इनकी मृत्यु हो गई। ओके। रस प्रिया या रसिक प्रिया 1591 में ईस्वी में अपनी लिखी गई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और तो रसिक प्रिया के बारे में सबसे पहले हम बात करें, यह केशवदास द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती हैं। ये एक फैक्ट है, ये भी याद रखना है। रसिक प्रिया केशवदास द्वारा आपके रचित आपके सर्वप्रथम रचना मानी जाती हैं रसिक प्रिया। इसका विभाजन अपने 16 प्रकाशों में, कितने प्रकाशों में? 16 प्रकाशों में किया गया है। इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन प्राप्त आपके होता है। इस रचना का आपके संस्कृत के आचार्य रुद्र भट्ट द्वारा रचित श्रृंगार तिलक रचना का प्रभाव परिलक्षित होता है। आपके संस्कृत के आचार्य वे रुद्र भट्ट, उनके द्वारा एक रचित है रचना है अपनी श्रृंगार तिलक, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। 16 प्रकाशों में विभाजित है और इसका क्या हुआ विभाजन, और इसका रस नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है। केशवदास के द्वारा रचित प्रथम आपके रचना कौन सी है? रसिक प्रिया है। दूसरी है इनकी कवि प्रिया। कौन सी है? कवि प्रिया। यह हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय
रचना मानी जाती है। 1601 में ये लिखी गई। इसका विभाजन 16 प्रभावों में किया गया है। इसमें अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसको अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है किसमें? कवि प्रिया में। यद्यपि सुजाति सुज आपके सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृंत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। बस अलंकारों की वैसे ही आपकी विशेषता बताई गई है, जैसे कि कितनी भी सुंदर आपकी और या कितनी भी सुजाति यानी कि बड़ी जाति की दिखने में अच्छी हो जाए, ठीक है ना महिला, लेकिन बिना गहनों के वो आभूषण के बिना वो अच्छी नहीं लगती। वैसे ही रचना कविता कैसी भी अच्छी हो जाए, लेकिन उसमें अगर अलंकार नहीं है तब तक के लिए वह पूर्ण और सुंदर नहीं है, ठीक है ना। इसमें अलंकारों को दो श्रेणियों में आपकी क्या है बांटा गया है। पहला है सामान्य अलंकार, दूसरा है विशिष्ट अलंकार। इसके अलंकार लक्षण संस्कृत आचार्य दंडी द्वारा विरचित काव्य दर्श पर एवं केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर पर आधारित हैं। आचार्य दंडी द्वारा विरचित आपकी काव्य दर्श और केशव मिश्र द्वारा आपके रचित अलंकार शेखर पर आधारित हैं। इस ग्रंथ की रचना इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका प्रवीण राय, जो एक गणिका या वेश्या को शिक्षा देने के लिए की गई थी। अर्थात केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु इस ग्रंथ की रचना की थी। अगली है रामचंद्रिका। 1601 में लिखी गई। यह प्रबंधात्मक श्रेणी की अंतर्गत महाकाव्यात्मक रचना है। किस श्रेणी की? प्रबंधात्मक के अंतर्गत महाकाव्यात्मक। 29 प्रकाशों में ये विभाजित है। पुनः इसको निम्नानुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वार्ध भाग में आपके 20 प्रकाश, उत्तरार्ध भाग में आपके 19 प्रकाश। कुछ समीक्षकों के अनुसार इन्होंने ये रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में रची थी। इस रचना की विविध छंदों का प्रयोग होने के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तत्पश्चात डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इस रचना को छंदों का अजायबघर कहा। इसको रामचंद्रिका को। कुछ लोग मानते हैं कि रामचरितमानस के कंपटीशन में ये लिखी गई थी, एक रात में इसे कंप्लीट कर दिया गया था। इसके दो भागों में पुनः विभाजित किया गया है। पूर्वार्ध भाग 20 प्रकाश और उत्तरार्ध भाग आपके 19 प्रकाश। प्रमुख कुछ व्यक्तियों ने इन्हें, जैसे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इन्होंने रचना को आपके छंदों का अजायबघर कहा, रामचंद्रिका को। इसी आधार पर केशवदास अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगली रचना है वीर सिंह देव चरित, 1607 में लिखी गई। अगली है आपकी जहांगीर जस और चंद्रिका, जो 1612 में। ये दोनों रचनाएं प्रबंधात्मक श्रेणी की हैं। किसकी हैं? प्रबंधात्मक श्रेणी की हैं, ठीक है। ये दोनों इनके आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं, वीर सिंह और जहांगीर दोनों के लिए, ठीक है ना। अगली है आपकी विज्ञान गीता, जो 1610 में लिखी गई। यह रचना संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इसमें आपके प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान गीता आपके संस्कृत साहित्य के कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। और शैली कौन सी है? प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। अगली है रत्न बावनी, केशवदास की
अगली कौन सी है? रत्न बावनी 1607 में। इनका वीर गाथापूर्ण काव्य द्वारा माना जाता है। राजा वीर सिंह और रतन सिंह की वीरता का वर्णन है। अगली है नखशिख। अगली कौन सी है? नखशिख। परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है नखशिख के माध्यम से। छंदमाला, यह रचना 2 भागों में विभाजित की गई है। इसके प्रथम भाग में 77 वर्णिक आपके छंद एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का विवेचन किया गया है। इसके प्रथम भाग में आपके 77 वर्णिक छंदों और 26 मात्रिक छंदों का द्वितीय भाग में विवेचन किया गया। किसमें? छंदमाला में। नखशिख, छंदमाला, रत्नबावनी। विशेष तथ्यात्मक जानकारी देखें तो केशवदास ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। कौन? इंद्रजीत सिंह। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा इंद्र सिंह के आश्रय में रहते थे और इंद्र सिंह जी इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। सर्वांग निरूपक आचार्य सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं? आपके केशवदास जी। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि माने गए। इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से दी जो हमने अभी पढ़ी थी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृंत भूषण बिनु न बिराजाई कविता बिनता मित। ठीक है ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया। देव ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा। ठीक है ना। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक किनके अनुसार? श्याम सुंदर दास के अनुसार। अन्यथा हम रीतिकाल के प्रवर्तक किसे मानते हैं? अलग अलग व्यक्ति को मानते हैं। बिहारी जी को मानते हैं विशेष रूप से हम, लेकिन श्याम सुंदर दास इन्हें मानते हैं। ठीक है ना। किसे? केशवदास को। रसों का विवेचन करते हुए इनके आपके द्वारा विवाद एवं आदि नामक 2 नए संचारी भाव प्रतिपादित किए गए। रसों का विवेचन करते हुए इनके द्वारा विवाद और आदि नामक 2 नए संचारी भाव प्रतिपादित किए गए। 5 रचनाएं इनके द्वारा रचित प्रबंधात्मक श्रेणी में रचनाएं आपके मानी गई हैं। रामचंद्रिक, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ये राजा मधुकर शाह से संपादित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। ये सनाडे ब्राह्मण थे। ये राजा आपके मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे और सनाडे आपके ब्राह्मण थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा। क्लासिक पंडित ऑफ संस्कृत किसने कहा? बच्चन सिंह ने। किसे कहा? केशवदास को। इनको हिंदी साहित्य में सूरदास और तुलसीदास के बाद तीसरा प्रमुख स्थान दिया गया है। सुर तुलसी शशि उडुगन केशवदास। सुर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, ये इनके बारे में लिखा जाता है। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र। ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए थे अपने। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में संस्कृत का प्रभाव था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत भाषा छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा। इन्होंने स्वयं लिखा है, भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, 3 भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। यानी कि इनकी जो इतने बड़े संस्कृत के ये केशवदास विद्वान थे कि इनके कुल में भी संस्कृत का प्रभाव था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे, तो कुल में भी संस्कृत का भाषा छोड़कर हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा और इन्होंने स्वयं लिखा, भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास। यानी कि कुल के दास भी अगर ये भाषा नहीं बोलते, 3 भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। मेरी बुद्धि जड़ थी कि मैंने इस भाषा में क्या करी? कविता करी। केशवदास बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। एक बार वृद्धावस्था में ये किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ पानी भरने आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया, तो इन्होंने एक दोहा कहा, केशव केसनी असी करी बेहूँ जसने कराई, चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। तो ये प्रकार की बात कही है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों के अविरल और अखंडित परंपरा का
प्रवाह केशव की कवि प्रियता के प्राय 50 वर्ष पीछे आपके चला, और वह भी एक बिना आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति, वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। केवल क्या है? उक्ति, वैचित्र और शब्द आपकी क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये आपके प्रमुख रूप से आचार्य जी के बारे में कहते हैं। ओके, तो केशव दास जी का योगदान बहुत अच्छा है। और अब हम बात करते हैं बिहारी जी की। किसकी? बिहारी जी की। बिहारी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपके 1595 में, मृत्यु 1663 ईस्वी में। विक्रम संवत निकालना है तो 57 ऐड कर लेना। 1595 से 1663। जन्म कहाँ हुआ इनका? ग्वालियर। कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। कहाँ हुआ सा? ग्वालियर। जन्म इनका हुआ ग्वालियर। ठीक है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। ठीक है। प्रमुख रचनाएं देखें तो इनके द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सत्यसही। कौन सी है? बिहारी सत्यसही इनकी रचना है। बिहारी सत्यसही के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी देखें। 1662 ईस्वी में इनका रचना काल माना जाता है। 713 कुल छंद माने जाते हैं। भाषा इनकी ब्रज मानी गई है। काव्य स्वरूप मुक्तक काव्य। कैसा है? मुक्तक काव्य। प्रधान रस श्रृंगार, संयोग श्रृंगार की प्रधानता। कवि के संदर्भ में विशेष तथ्यात्मक जानकारी। पिता का नाम केशव राय। ये निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। आश्रयदाता जयपुर के कछवा वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के कछवा वंश के शासक थे। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि आपके कहा जाता है। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर रचित निम्न दोहे पर प्रसन्न होकर राजा जय सिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया था। आगे प्रत्येक छंद पर की मोहर रचना पर एक मोहर पुरस्कार में देने का संकल्प लिया था। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई थी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद आपके बनाया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए आपके संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। समकक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती। बिहारी सतसई की भूमिका आपके रचना में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा। बिहारी सतसई की भूमिका में बात करें तो रचना में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा। हिंदी साहित्य का जगत में देव बड़े या बिहारी नामक एक विवाद भी चला था। इसके वास्तविक जन्मदाता आपके मिश्र बंधु माने जाते हैं। इस विवाद में निम्न अनुसार आपके निम्नलिखित 4 विद्वानों ने भाग लिया। मिश्र बंधु हिंदी आपके नवरत्न में देव को बड़ा माना। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश बिहारी सतसई की भूमिका बिहारी को बड़ा माना। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में देव को बड़ा माना। ठीक है। और लाला भगवान दीन ने बिहारी देव में बिहारी को बड़ा माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिक हृदय का घर नाम से आपको संबोधित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर
नाम से पुकारा। सर आपके सूरदास एवं बिहारी दोनों ने नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया, परंतु सूरदास की राधा मुख और बिहारी की राधा वाचाल मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। राधा किसकी मुख है और किसकी वाचाल है। बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु इन्होंने भक्ति एवं नीति से संबंधित पद भी इस रचना में जोड़े। भक्ति मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, या तन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। बिहारी सत्सई का प्रथम छंद जो मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत आपके किया गया है। नीति नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हो। ये इनकी नीति। अन्य तथ्य देखें, बिहारी सत्सई की अपनी फारसी टीका के बारे में बात करें तो फिरंगी सत्सई के नाम से जानी जाती हैं। आनंदीलाल शर्मा जोशी ने ये लिखा। सत्सई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है हाल कवि द्वारा रचित गहा सप्तशती। आपके सत्सई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हाल कवि द्वारा रचित गहा सप्तशती है। बिहारी सत्सई का प्रत्येक दोहा किसी न किसी गंभीर अर्थ को आपके अवश्य प्रकट करता है। ये गागर में सागर भर देती हैं, अर्थात थोड़े में आपके बहुत से अधिक अर्थ को प्रकट कर देती हैं। किसी कवि ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, सत सैयारे दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है। बिहारी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध आपकी घृणा भाव प्रकट करी है। रीतिकाल में मुख्यतः 3 संप्रदाय प्रचलित थे, एक अलंकार, एक रस, एक ध्वनि। तो इनमें से बिहारी ध्वनि संप्रदाय के आपके कवि माने गए हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सुर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। किसने कहा? आपके राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा जिनके उदय होने से सुर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। लाला भगवान दी ने सुर, तुलसी और केशव के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कह के पुकारा है लाला भगवान दी ने। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। सत्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सत सही भरी अनेक स्वाद आचार्य। हाँ, तो ये लिखा है प्रशंसा में। देखो आपकी सत्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सत सही भरी अनेक स्वाद। आचार्य शुक्ल के मतानुसार बिहारी सत्सई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी की कविता श्रृंगारी पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहे पर आर्य सप्तशती एवं गहा सप्तशती का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बस आज की इस कक्षा में हम प्रमुख रूप से ये चीज़ें पढ़ी और बिहारी और केशव दास को हमने पढ़ लिया है और इसी प्रकार से 1-2 क्लास और लगेगी, उसके बाद अपने रीतिकाल कंप्लीट। थैंक यू।